मैं एक फिल्म एक्टर था। अपनी बीवी के रोज रोज के झगड़े से तंग आकर मैंने अपनी माँ को ओल्ड हाउस में भेज दिया। चूंकि मैं एक मशहूर अदाकार था, इसलिए अयाश भी था। एक बार अपनी अयाशी पूरी करने के लिए एक होटल में चला गया। कुछ देर बाद ही एक औरत मेरे कमरे में आई जिसने सुर्ख साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन जब मैंने इसकी शक्ल देखी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी। मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा बड़े गुस्से से खोला और बाहर निकलकर पूरी कुव्वत से बंद किया था। मैं इस वक्त बेतहाशा गुस्से में था। मैंने बड़ी उजलत से अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त का दरवाजा खोला और अपनी वालिदा को बाजू से पकड़कर बड़ी बेदर्दी से नीचे उतारा था। वो मुतवातर रोई जा रही थी, कह रही थी, मुझे यूं बेआसरा छोड़कर मत जाओ बेटा। मैं इन तो बहू से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मैंने इनकी एक ना सुनी और जबरदस्ती इन्हें ओल्ड हाउस ले जाने लगा। आधी रात के इस पहर में खामोशी में ये काम बड़ी राजदारी से करने जा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी बनी बनाई इज्जत खराब हो जाए। मेरी बात इस ओल्ड हाउस के मालिक से हो चुकी थी। चौकीदार ने मुझे देखते ही खड़े होकर सलूट मारा और मेन दरवाजा खोल दिया। इस ठिठुरती सर्दी में मैंने अपनी माँ को स्वेटर पहनने की भी मोहलत नहीं दी थी। वो रो भी रही थी और काम भी रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ, इनके लब अब खामोश हो चुके थे, लेकिन बस दबी दबी सिसकियां इनके मुंह से बरामद हो रही थी। शायद वो अब अपने आंसू को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। मैं इन्हें ऑफिस में ले गया, जहां इस ओल्ड हाउस का ओनर बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो इख्तरामन खड़ा हो गया। आम सा लिबास और सफेद दुपट्टा ओढ़े वो मेरी माँ कम और बेसहारा औरत ज्यादा लग रही थी। इस शख्स ने मुझसे सलाम किया और फिर मेरी वालिदा को देखकर कहा, ओ अच्छा, तो ये है वो औरत जो आपको रास्ते से मिली थी। जो कहानी मजबूरन इस मालिक को मुझे इसलिए सुनानी पड़ी थी ताकि वो मेरी वालिदा को अपने ओल्ड हाउस में भी रख ले और मुझ पर कोई इल्जाम भी ना आए और ना ही मैं बदनाम हूँ। वो इस शख्स ने मेरी माँ के सामने ही सुना दी। ये सुनकर मेरी वालिदा ने बर्जिस्ता मेरी तरफ आबदीदा आंखों से देखा था। मैं अपनी नजरें बदल गया था। वो कहने लगा, आप जैसे मशहूर अदाकार सच में हमारे हीरो ही हैं। जिस तरह से आपने बेआसरा औरत के साथ नेकी की है, यकीनन बड़ी अच्छी तरबियत आपने अपनी वालिदा से पाई है। इस शख्स की बात ने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। फिर इस शख्स ने इंटरकॉम बजाया। एक औरत चंद ही मिनटों में अंदर दाखिल हुई। जी साहिब, इन खातून को कमरे में लेकर जाओ। इस ऑनर के कहने पर वो औरत मेरी वालिदा को अपने साथ ले गई। मैंने एक चेक जेब से निकाल कर इस शख्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं हर माह पैसे देकर जाया करूंगा, आप इनका ख्याल रखिएगा। मेरी बात पर इस शख्स की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कहने लगा, आप बेफिक्र रहें, इन्हें यहाँ कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन नहीं जानता था कि मेरी माँ मुझे इस हाल में भी मिल सकती हैं। मैं शर्म से जमीन में गड़ जाऊंगा। मेरी माँ ने तो सारी हदें ही पार कर दी थी। इनके गैर मर्दों से। सिनेमा के बड़े पर्दे पर नजर आने वाले एक्टर्स हंसते खेलते नाचते गाते लोगों के दिलों पर राज करते हैं, मगर हम लोग असल जिंदगी आम इंसानों से भी बदतर गुजारते हैं। लेकिन फिर भी सबके सामने हमें खुशबाश देखने की अदाकारी करनी पड़ती है। मैं भी अपने जमाने का एक मशहूर अदाकार था। एक चॉकलेटी हीरो हीरोइन के साथ ना जाने कितने लड़कियों के दिल मुझे देखकर धड़कते थे। मैंने शादी भी एक अमीर कबीर खूबसूरत लड़की से की थी, जो मेरी बड़ी फैन थी। मैं शुरू से अमीर ना था, बल्कि मेरी शक्ल सूरत मुझे गुर्बत से उठाकर सिनेमा के बड़े पर्दे पर ले आई थी। मेरी वालिदा बहुत खूबसूरत खातून थी, लेकिन किस्मत की धनी ना मिल सकी कि मेरे वालिद जवानी में एक हादसे का शिकार हो गए थे। लेकिन मेरी वालिदा ने दूसरी शादी नहीं की थी। वो लोगों के कपड़े सिलाई करके और जूठे बर्तन मांझ कर मेरे अखराजात पूरे करती रही। मैंने बचपन से जवानी बड़ी तंगी में काटी थी। 10वीं जमात के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने और कॉलेज के अखराजात पूरे करना शुरू कर दिए। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैंने एमबीए की डिग्री हासिल कर ली। मुझे लगा कि अब मेरा वक्त बदल जाएगा, लेकिन ये भी मेरी एक खाम ख्याली ही निकली। मैं दर दर की ठोकरें खाने लगा। नौकरी के चक्कर में मेरी जूतियां घिस गई थी, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली थी। फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा, मैं बहुत होशियार हूँ, स्मार्ट भी हूँ। अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं मॉडलिंग में ट्राई करूँ। मॉडलिंग में मेरा सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा और मुझे मॉडलिंग के पैसे भी हाथों हाथ मिलेंगे। मुझे अपने दोस्त की बात मुनासिब ही लग रही थी। मैं 6 महीने की नौकरी की तलाश में बहुत ख्वार हो चुका था। इसलिए सोचा कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तो मॉडलिंग करने में कोई भी हर्ज नहीं है।
बहुत जल्द मेरा सिलेक्शन मॉडलिंग के लिए हो गया था। मेरी चंद तस्वीर रसाले पर क्या लगी कि धूम ही मच गई थी। मुझे हाथों हाथ पैसे मिलने लगे थे। मेरी एक महीने की कमाई एक नौकरी करने वाले मुलाजिम से कहीं ज्यादा थी, इसलिए मैंने नौकरी करने का इरादा मुलतवी कर दिया। फिर तो जैसे मैं कामयाबी की मंजिल तय करता चला गया। पहले मॉडलिंग, फिर ड्रामा एक्टर। मेरी खुशी की इंतहा न रही जिस दिन मुझे एक फिल्म की ऑफर हुई। मेरी शक्ल, सूरत और वजाहत की वजह से पहली फिल्म में धूम मच गई थी। रातों रात ही एक मशहूर अदाकार बन चुका था। मुझे फिल्म के लाखों रुपए मिले थे। मैंने एक पोश इलाके में किराए का फ्लैट लिया और अपनी वालिदा को लेकर वहां शिफ्ट हो गया। मेरी वालिदा एक सादा सी खातून थी। ना तो उन्होंने कभी टीवी ड्रामों को देखा था, ना ही इनका फिल्म से कोई वास्ता था। मैंने अपनी वालिदा को अब तक अपने इस काम से अनजान ही रखा था। वो यही जानती थी कि मैं कहीं नौकरी करने जाता हूँ। वो या तो अपना ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारती या फिर सिलाई करती रहती थी। लेकिन जब पुराने मोहल्ले को छोड़कर हम नए फ्लैट में गए तब मैंने अपनी वालिदा को अपने काम से आगाह किया था। मेरी खुश शक्ली और अदाकारी की वजह से मैंने एक साल के कलील अरसे में बहुत पैसा कमा लिया था। अब मैं एक घर ले चुका था। मेरे रहन सहन तौर तरीके बदल चुके थे, लेकिन मेरी वालिदा वैसी ही सादा ही रहती थी। मैं इन्हें बहुत कहता कि आप भी फैशन किया करें, लेकिन वो नहीं मानती थी। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात शमसा से हुई। वो एक अमीर कबीर बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी और मेरी फिल्मों की दीवानी थी। अक्सर मेरी अदाकारा देखने वो मेरे सेट पर पहुंच जाती, मुझसे अपने हाथ की हथेली पर ऑटोग्राफ लेती, मेरी बहुत तारीफ करती। वहीं से हमारी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ, जो शादी पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। मैं शमसा को पाकर बहुत खुश था। शादी का एक महीना हम इस्लामाबाद में घूमते फिरते रहे। जब घर वापस आए तो शमसा का मूड बेहद खराब था। मुझसे कहने लगी, इसे लगा कि इसे अकेले रहना पसंद है। मैंने कहा कि मेरा कौन सा बहुत बड़ा खानदान है, बस एक माँ ही तो है। वो बहुत बेसरत सी है, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। मेरे लाख समझाने पर भी शमसा का मुंह मेरी वालदा को देखते ही सूज जाता था। वजह शायद मेरी माँ की सादा मिजाजी थी। अक्सर जब शमसा की दोस्त घर पर आती, मेरी वालदा को बड़ी नापसंदीदगी से देखती। कहती, शमसा ये औरत क्या तुम्हारी मुलाजमा है? शमसा इनके सादा खुलिये से बहुत आजिज आ चुकी थी, इसलिए कह देती मेरे शोहर की पुरानी मुलाजमा है। मेरी माँ ने जब ये सुना तो एक दिन रोते हुए मुझे बताया कि शमसा इन्हें अपने दोस्तों के सामने इन्हें मुलाजमा कहती है। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं शमसा से लड़ने झगड़ने लगा, लेकिन वो मुझसे बहस करने लगी। कहने लगी, ये बुढ़िया कहाँ से तुम्हारी माँ लगती है? खुद को देखो, कैसी डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक हो तुम, और तुम्हारी माँ एक मुलाजमा लगती है। मैं इनका तारुफ अपनी दोस्तों से कभी भी अपनी सास की हैसियत से नहीं करवा सकती। मुझे शमसा की बात भी अपनी जगह दुरुस्त ही लगी थी। हालांकि ये भी नहीं कि मेरी वालिदा पुराने या सस्ते कपड़े पहनती थी। वो अच्छा लिबास पहनती थी, लेकिन वो रहती सादा थी। मेरे काम की नौयत ऐसी थी कि मुझे कभी दिन में शूटिंग पर जाना पड़ता तो कभी रात को। आजकल मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन मैं जब भी घर पर आता मेरी माँ रो रही होती। कहती, तुम्हारी बीवी बहुत बेशर्म है, इसे छोड़ दो, इसके दोस्तों में मर्द भी शामिल हैं, वो मर्दों से बड़ी बेतकल्लुफ इससे मिलती है। बेटा, ये तौर तरीके हमारे घर की बच्चियों के नहीं हैं। मैं टोक दूं तो मुझे सबके सामने डांट देती है, जलील करने लगती है। मैं अपनी वालदा को कैसे समझाता कि जिस माहौल की बात वो कर रही हैं, मैं अब इसका हिस्सा नहीं रहा। मेरी बीवी ने बचपन से आजादाना माहौल देखा है, जहां मर्दों से बेतकल्लुफ होना बुरा नहीं समझा जाता। अगर मैं शमसा को ये समझाता कि वो अपना पहनावा और दोस्तियों में जरा देखभाल रखे, तो वो मुझे हैरत से देखने लगती। कहती, तुम एक फेमस हीरो होकर ऐसी घटिया सोच रखते हो। जो कुछ तुम हीरोइंस के साथ करते हो, मैं तो ऐसा कुछ भी अपने दोस्तों के साथ नहीं करती। जिस सोसाइटी का तुम और मैं हिस्सा बन चुके हैं, तुम्हारी माँ की हर वक्त की दखल अंदाजी हमारे रिश्ते में जरूर दरार डाल देगी। मुझे अम्मी को ही समझाना पड़ता कि वो चुप रहा करें। मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ के माथे पर बल पड़ जाते थे। कहने लगती, तुम तो शायद अंधे हो चुके हो या फिर बेगैरत हो गए हो, जो तुम्हें नजर ही नहीं आता कि तुम्हारी बीवी क्या करती फिरती है। मैं अपनी वालदा की बातों को नजरअंदाज करने लगा था। वो कुछ भी कहती, मैं चुपचाप सुन लेता, लेकिन शमसा से कुछ ना कहता। चंद माह बाद जब शमसा उम्मीद से हुई तो मैं बहुत खुश था, लेकिन शमसा ने कहा कि अभी बच्चा नहीं चाहती, इसे लाइफ एंजॉय करनी है।
वो अबॉर्शन करवाना चाहती है। ये बात तो मुझे भी शम्सा की पसंद नहीं आई, लेकिन मैं इसके सामने इसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि इसके वालिद बहुत अमीर थे, असर और रसूख रखते थे, मेरी बहुत सपोर्ट भी करते थे। मैंने शम्सा से इनकार नहीं किया, लेकिन जब इस बात का इल्म मेरी वालिदा को हुआ तो वो चुप नहीं रही। कहने लगी, ये तो कत्ल के ज़मरे में आता है और औरत तो बच्चे से ही मुकम्मल होती है। तुम्हारी बीवी बच्चा ना पाले मैं संभाल लूंगी, लेकिन मैं ये गुनाह इसे हरगिज नहीं करने दूंगी। मैंने शम्सा से यही कहा कि तुम बच्चा जाया मत करवाओ, क्योंकि ये मेरी भी ख्वाहिश है। फिर बच्चे को पालने संभालने की जिम्मेदारी मेरी माँ की है। मुश्किल से ही सही, लेकिन वो मेरी बात मान गई। हर काम के लिए तो पहले से मुलाजमा मौजूद थी। शम्सा अब हर वक्त बिस्तर पर ही बैठी रहती थी। मेरी माँ ने इसका बहुत ख्याल रखा था। मेरे घर बेटी पैदा हुई थी, मेरी वालिदा ने ही इसे संभाला था। मैंने भी शुक्र किया था, क्योंकि अब मेरी वालिदा मेरी बेटी में ही मसरूफ रहती थी। शम्सा की वही रूटीन थी। मेरे मिजाज में भी अब अयाशी आने लगी थी। मैं शराब भी पीने लगा था और मेरे गैर औरतों से ताल्लुकात भी बहुत कायम होने लगे थे। दूसरे ममालिक में जब मैं शूटिंग पर जाता तो खूब अयाशी करता, क्लबों में डांस करता, शराबे पीता, हीरोइन और दूसरी लड़कियों के साथ गैर इखलाकी ताल्लुकात कायम रखता। मेरे दिल से गुनाह और बुराई का खौफ खत्म हो चुका था। मुझे अब किसी बात की कोई परवाह तक न थी। मैं अपनी जिंदगी की रंगीनियों का आदी हो चुका था। मेरी बीवी ने एक फसाद ही बर्पा कर दिया था। जब मेरी बेटी ने स्कार्फ पहना, वो कहने लगी, मुझे अपनी बेटी को तुम्हारी माँ की तरह जाहिल नहीं बनाना, इसलिए इन्हें तुम खुद ही समझा लो। मेरी बेटी इनके जैसे नहीं बनेगी। मेरी वालिदा भी अब चुप नहीं रहती थी। कहने लगी कि बच्ची मेरे बेटे की है, मेरा खून है, इसे मैंने पाला है, इसलिए इसे मैं तुम्हारी तरह आवारा नहीं बनाऊंगी। ये बात सुनी थी, शम्सा ने तो तूफान ही खड़ा कर दिया। मेरी बेटी को लेकर मेके चली गई। मैंने बहुत रोका, मगर कहने लगी, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी माँ। वो मेके जा चुकी थी और मुझे इस वक्त अपनी वालिदा पर गुस्सा आने लगा था। वो क्यों हस्ती जिंदगियों में दखल अंदाजी करती थी। मेरी बीवी ने कहा, अगर मुझे वापस लाना चाहते हो तो अपनी माँ को ओल्ड हाउस भिजवा दो, क्योंकि वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगी। मैं खुद इस वक्त यही सोच रखता था कि हमारा घराना एक लिबरल सोच और माहौल का आदी हो चुका है। मेरा उठना बैठना भी ऐसा ही था। मैं ना तो अपनी बेटी को छोड़ सकता था, ना ही बीवी को। अलबत्ता मेरी माँ जरूर यहाँ से ओल्ड हाउस से शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन अब मसला ये था कि जितनी मैं शोहरत पा चुका था, अगर मैं अपनी माँ ओल्ड हाउस छोड़ता तो लोग मुझ पर थू थू करते कि बुढ़ापे में माँ को ओल्ड हाउस बेच दिया। इसलिए मैं रात के अंधेरे में इन्हें ओल्ड हाउस छोड़ाया। मेरा वापस पलट कर जाने का कोई इरादा ना था। वहां से मैं सीधा शम्सा को लेने चला गया। जब इसे पता चला कि मैं अपनी माँ को छोड़ आया हूँ, वो खुशी खुशी मेरे साथ चली आई। अब मेरी बीवी मुकम्मल तौर पर आजाद थी। दिन भर वो क्या करती थी क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई गरज ना था। मुझे बस ये था कि जब मैं घर वापस लौटता था तो मुझे घर में हर वक्त की बहस नहीं मिलती थी। मेरी बेटी का पहनावा बदलने लगा था। शम्सा ने इसे बहुत महंगे स्कूल में दाखिल कराया, जहाँ दीनी तालीम की बजाय अंग्रेजी तालीम और तौर तरीकों को ही अहमियत दी जाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा था, मेरी उम्र बढ़ने लगी थी, मेरी अहमियत भी अब कम होने लगी थी। मुझे अब हीरो की बजाय हीरो के बड़े भाई का रोल मिलने लगा था, फिर बाप का। मेरी आमदनी कम होने लगी थी, लेकिन मुझे इसलिए भी परवाह ना थी क्योंकि मैं बहुत दौलत इकट्ठी कर चुका था। मेरी अयाशी की आदत अब बढ़ने लगी थी। मैंने अदाकारी कम करके डायरेक्शन शुरू कर दी थी। मैं एक डायरेक्टर बन चुका था। अब मैं हर नई आने वाली लड़कियां जो फिल्म में काम करना चाहती, इन्हें अपनी फिल्म में साइन करने से पहले इसके साथ वक्त गुजारने लगा था। जवान लड़कियों का भी अपना ही मजा था। मुझे अब शमसा में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। इनमें बहुत सी लड़कियां मुतवस्सित घराने से भी आती थीं, जिन्हें अपने घर वालों का पेट पालने और इनके तन पर कपड़ा ढांपने की खातिर मेरे सामने बेहिजाब होना पड़ता था। किसी बेबस लड़की की बेबसी से खेलने का लुत्फ मुझे कुछ ज्यादा ही आता था। एक एक्ट्रेस के रोल के लिए भी जब कोई लड़की आती तो मेरे कैमरे में आने से पहले इसे मेरे कमरे से गुजरना पड़ता था। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए इटली गया था। इटली जैसे खूबसूरत मुल्क में मेरी हर शाम रंगीनी में गुजर रही थी। अभी भी मैं एक रेस्टोरेंट में अपनी सारी टीम के साथ खाना खा रहा था, साथ में शराब से भी लुत्फ अंदोज हो रहा था, जब मेरे सामने एक अंग्रेजी रिसाला रखा गया। कहा गया कि एक नई लड़की ने मॉडलिंग में तहलका मचा के रख दिया है।
मैंने नशे से चूर आंखों से वो रसाला खोला तो देखता ही रह गया। इस लड़की का वजूद आफत लग रहा था, बिल्कुल आइडियल था। इसका नेम बरहना लिबास देखकर मेरा दिल इसका ख्वाहिशमंद होने लगा था। इस लड़की का चेहरा इन तस्वीर में इतना वाज़ेह नहीं था, कहीं छतरी से छुपाया गया था, कहीं जालीदार नेट से। बहरहाल जो हुस्न वो चेहरे के अलावा दिखा रही थी, मेरी तलब बढ़ाने के लिए काफी था। मैंने कहा मेरी फिल्म में अगर कोई लड़की काम करेगी तो सिर्फ यही। मैंने अर्जेंट टिकट का इंतजाम करवाया था और इसे इटली बुलाया था। मैंने यही सोचा था इटली में बाकी के दिन इस लड़की के साथ गुजारूंगा। मैंने बड़ी बेसब्री से इस लड़की का इंतजार किया था। वो लड़की इटली पहुंच चुकी थी और इत्तेफाक था कि रात भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसे अपने कमरे में बुला लिया। जो लिबास इसे पहनकर मेरे पास आना था वो मैंने खुद इसके कमरे में भेजा था। मेरे दिल की बेचैनी का ये आलम था कि लम्हा लम्हा इंतजार का किसी सदियों की तरह से गुजर रहा था। मैंने बार बार अपने हाथ पर पहनी घड़ी देखी थी। इस लड़की को अपने पसंदीदा लिबास में तस्वुर में देखा तो बेताबियां बढ़ने लगी थी। न जाने क्यों लेकिन मैंने अपने कमरे की सारी लाइट्स बुझा दी। सिर्फ कैंडल की मध्यम रोशनी मेरे कमरे में जल रही थी। मुझे ये माहौल बेहद दिलफरेब सा लग रहा था। जब मेरे कमरे में दस्तक हुई, कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। मैंने कहा यस कम इन। मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो वो लड़की अंदर दाखिल हुई। कमरे में मलजगी सी रोशनी थी। ना मुझे इसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था ना इसे मेरा, लेकिन इसका लिबास मैं देख पा रहा था जो मेरी पसंद का ही इसने पहना था। मैं शराब के इस कदर नशे में चूर था कि मेरी आंखें अब बंद होने लगी थी। जैसे ही वो लड़की मेरे करीब पहुंची, मैंने इसे अपने बहुत करीब कर लिया। इसने भी कोई एतराज नहीं किया था। मैंने इससे पूछा कि मॉडलिंग में चेहरा अया क्यों नहीं किया। कहने लगी किसी को हीरोइन बनकर सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम जानती हो कि हीरोइन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कहने लगी मॉडलिंग मैं कर चुकी हूँ, इसलिए हर बात से वाकिफ हूँ। फिर मैंने माहौल भी ऐसा ही पाया है। मेरी माँ की भी गैर मर्दों से ऐसी ही दोस्ती थी जिसमें कोई हद मुकर्रर ना थी। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, वो लड़की कहने लगी कि पहले मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं कि मैं इसे अपनी फिल्म में लूंगा। मैंने हंस के कहा ठीक है, जाओ जाकर लाइट जलाओ। जैसे ही इस लड़की ने लाइट ऑन की, मेरे सारे तबक आबो ताब से रोशन हो गए थे। वो लड़की भी मुझे हैरत से देख रही थी। ना मैं इसके लिए अनजान था ना वो मेरे लिए। वो मेरी बेटी थी। इसे अपने कमरे में ऐसे वाहियात लिबास में देखकर मेरा दिल चाहा सबसे पहले इसे गोली मारकर शूट कर दूं और इसके बाद खुद को खत्म कर लूं। आज वो मॉडलिंग करने लगी थी, मगर कब से? वो अदाकारा बनना चाहती थी, मगर क्यों? मेरी शराब का नशा टूट चुका था। मैं निहायत गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा था और इसके मुंह पर खींच कर थप्पड़ मारा तो वो दूर जा गिरी थी। बेड पर बिछी चादर इसने अपने ऊपर फेंकी थी। अपनी बेटी को मैं कम से कम इस लिबास में नहीं देख सकता था। वो रोने लगी, कहने लगी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया और अगले ही रोज इसे अपने साथ पाकिस्तान ले गया। जब मैंने अपनी बीवी को सारी बात बताई तो वो कहने लगी इसमें हर्ज ही क्या है? जब तुम अदाकार बन सकते हो तो तुम्हारी बेटी मॉडल और एक्टर क्यों नहीं बन सकती? मुझे शमसा की बातें सुनकर अपनी माँ की याद आने लगी थी। मेरी बेटी को मेरी माँ जैसी औरत की तरबियत की जरूरत थी। ठीक ही कहती थी वो कि ये औरत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये मर्दों से मिलती जुलती है, कल को तुम्हारी बेटी को भी वैसा बना देगी। लेकिन मैंने ही इनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया था। मुझे लगा लिबरल होना हमारे मुआशरे का हिस्सा है, अंग्रेजी बोलना हमारी तरक्की याफ्ता होने की निशानी है। मगर मैं गलत था। मैं अंदर से इतना बेगैरत और बेशर्म भी ना था कि अपनी बेटी को इस राह पर चलाता। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इस लिबास में और इस मुकाम पर भी कभी मिल सकती है। मुझे अब अपनी माँ की याद आने लगी थी। मैं रोते हुए जब ओल्ड हाउस जा रहा था तो मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती ये नजर आ रही थी कि मुझे अपनी माँ को कभी भी यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। जब तक वो मेरे घर में रहती, ना मेरी बीवी हदें पार करती, ना ही मेरी बेटी मुझे इस हुलिये में मिलती। औरत का नेक होना कितना जरूरी है ये मुझे आज समझ आ रहा था। मुझे भी ये राह इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सारी दौलत मेरे नसीब में थी। मुझे किसी दूसरे जायज तरीके से भी मिल सकती थी, लेकिन मैंने शॉर्टकट के चक्कर में ये गलत राह को अपना लिया, जिसने मेरी दुनिया आखिरत को बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन अभी इतनी भी देर नहीं हुई थी। मेरी बेटी के लिए मेरी माँ का होना बहुत जरूरी था। वो ही इसे अच्छी तरबियत दे सकती थी।
मैं जब ओल्ड हाउस पहुंचा, मेरी वालिदा काफी उम्र रसीदा हो चुकी थी। वहां मौजूद औरतों को कलाम पाक पढ़ा रही थी। मुझे देखकर इनकी आंखों से आंसू बरसने लगे। मैं भी इनके साथ लगकर रोने लगा। कहने लगी, कब से तुम्हारे इंतजार में थी कि तुम कब आओगे, लेकिन तुमने तो बहुत देर कर दी। मैंने रोते हुए सोचा कि वाकई मैंने बहुत देर कर दी थी।